कलिंग युद्ध के बाद अशोक के नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम देखेंगे। दरअसल क्यों कलिंग पर उसने आक्रमण किया, कलिंग पर क्यों किया। तो भारत के मैप में अगर देखें तो कलिंग बहुत ही सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। और उस समय का कलिंग जो था वर्तमान का दक्षिणी उड़ीसा था, ठीक ना। इस समय का दक्षिणी उड़ीसा उस समय का कलिंग कहा गया करता था। यहीं पर कहीं पर होगा कलिंग, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन पर प्रभाव का पड़ा। गद्दी पर बैठने के बाद 12 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण करने का चेष्टा करता है अशोक। और इस दौरान क्या होता है कि वह 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ जाता है और उसका राज्याभिषेक जो वास्तविक रूप से होता है 269 ईसा पूर्व में होता है। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो गद्दी पर बैठने के 12 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण करता है और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद क्या करता है कि कलिंग पर आक्रमण करता है। और कलिंग पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था कि कलिंग सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि कलिंग एक तरफ से समुद्र से सटा हुआ करता था और नीचे जो दक्षिणी इलाका पर कब्जा करने के लिए कब्जा कर चुका था दक्षिणी इलाका पर, और ये बीच में रोड़ा बनकर आ रहा था, जिसके कारण उसने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग की उस समय राजधानी जो हुआ थी तोसली हुआ करती थी। उस समय राजधानी तोसली थी और कलिंग के जो राजा थे अनंत पद्मानंद हुआ करते थे। तो कलिंग के राजा कौन थे उस समय? अनंत पद्मानंद। इसने क्या किया कि सबसे पहले कलिंग के राजा अनंत पद्मानंद को क्या किया कि एक चिट्ठी भिजवाया अपने राजदूत अपने दूत के द्वारा कि आप कलिंग को मगध के साम्राज्य में विलय कर लीजिए और आप सम्राट अशोक के अधीन हो जाइए, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। इस बात को कलिंग के राजा अनंत पद्मानंद ठुकरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप 261 ईसा पूर्व में अशोक क्या करता है कि कलिंग पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके कलिंग की जो राजधानी तोसली थी उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। इस कलिंग के युद्ध में क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में जन क्षति होती है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं तथा 1.5 लाख से ज्यादा लोग कलिंग के इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। जब युद्ध समापन होता है तो अब दुर्ग पर जब कब्जा करने की बात होती है तो कलिंग के प्रत्येक घर में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं बची थी जो विधवा न हुई होगी। कलिंग के उस समय प्रत्येक घर में विधवा स्त्री और महिलाएं मिला करती थी। यहाँ तक कि अशोक इतना क्रूर शासक उस समय हुआ करता था कि कलिंग की बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को भी मरवा डाला था। जब उसने क्या किया, दुर्ग में प्रवेश करने की चेष्टा किया तो कलिंग के जो राजा थे अनंत पद्मानंद, उनकी पुत्री यानी कि कलिंग की राजकुमारी थी, सफेद वस्त्र धारण करके सारे सैनिकों के साथ तलवार के साथ और घोड़ा पर बैठकर उन्होंने अशोक को ललकारा। इससे क्या हो जाता है कि अशोक देखता है कि मेरे समक्ष सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं और महिलाओं पर उसने सोचा कि मैं क्या नहीं करूंगा, आक्रमण नहीं करूंगा, जिससे वो बहुत ज्यादा लज्जित हो जाता है महिलाओं को देखकर और सर झुका देता है। और सर झुकाने के बाद क्या करता है कि कलिंग को आजाद कर देता है। और पहली बार ऐसा होता है कि अशोक क्या करता है कि कलिंग युद्ध के बाद वह धर्म नीति अपना लेता है, विजय नीति को हटा करके धर्म नीति को अपना लेता है और अपने साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसको पूर्णतः बंद कर देता है। तो यहीं पर बात लिखा गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मरे और 1.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए, घायल हुए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म नीति को अपना लिया। अब जब अपना लिया तो आप लोगों को पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक क्या करता है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अधिकतर देखा जाता है कि जब व्यक्ति आमतौर पर क्या करता है कि कुछ ऐसे अजीबोगरीब चीज देख लेता है तो उसको मन में प्रचोदिता आता है। तो ऐसे ही ठीक हुआ सम्राट अशोक के साथ। वह क्या करता है कि कलिंग युद्ध में जब स्थिति देखता है भयावह, एकदम स्थिति खतरनाक देखता है, चारों तरफ बिलख रहे लोगों को देखता है तो उसका हृदय एकदम पिघल जाता है, विदारक हो जाता है। घर पर आता है तो चुपचाप
रहता है, उसका बार बार जो मन मस्तिष्क होता है वही कलयुग की कोई जनहानि पर ही पहुंचती है। इस दौरान क्या होता है कि उसकी पत्नी भी पूछती है कि क्या बात होगी, ऐसा क्या बात है जिससे आप उदास लग रहे हैं, कुछ अंदर से सोच रहे हैं, कुछ ऐसा है जिससे आपको खल रहा है। तो उसने उनको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उसने देखा कि मेरे ही घर में मेरे चचेरा भाई निग्रोध खूब मस्ती में बौद्ध धर्म को अपनाकर मस्त जीवन जी रहा है। चचेरे भाई का नाम क्या था? निग्रोध। और निग्रोध से ही क्या करता है कि निग्रोध से ही सम्राट अशोक को क्या मिलता है? बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा मिल जाती है। अब इस दौरान क्या होता है कि निग्रोध को बोलता है, बोलता है कि इधर आओ, हम तो इस पूरे भारतवर्ष के सम्राट हैं, मेरे पास हर एक साधन है, फिर भी मैं चिंतित रह रहा हूँ और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। निग्रोध से कहता है क्या बात है कि तुम इतना आसानी से मस्त रहा करते हो, हमेशा खुशहाल रहा करते हो। तो उसने बताया कि मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। किसको अपना लिया है? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किसको, अशोक को किससे मिलती है? तो निग्रोध से। तो यही बात लिखा गया है कि बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा अशोक को किससे मिलता है? तो निग्रोध से। और जब प्रेरणा मिल जाता है तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लेता है? तो उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। और उपगुप्त से जब बौद्ध धर्म को अपनाने की दीक्षा मिल जाता है अशोक को, तो यह क्या करता है कि पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों में भी वह सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रचार और प्रसार करने में जुट जाता है। और स्वयं और अपने पुत्र पुत्रियों को भी भेज देता है अलग अलग दिशाओं में। जैसे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेज देता है, फिर एक और बेटे को यवन देश में भेज देता है, अन्य बेटा बेटी को भेज देता है महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में वह प्रचार के लिए लगभग 84,000 से ज्यादा स्तूपों का निर्माण करवाया। इस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ ही बौद्ध धर्म को प्रचार करने में अशोक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके पहले वह किस धर्म को मानता था? इससे पहले वह शैव धर्म को मानता था। शैव जो शिव धर्म को मानता हो। तो यही था कलिंग युद्ध के बाद का प्रभाव। जय हिंद, जय भारत।